चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना। देखो आज के टॉपिक का नाम है पॉइंटर टू इंटीजर अरे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस फाइल को देखोगे तो मैंने इसका नाम भी इसी सेव करके रखा है, पॉइंटर टू इंटीजर अरे, है ना। इसमें हमारे पास क्या होगा, एक अरे बनाया होगा। ठीक है, हम आज तक इस अरे को एक्सेस करने के लिए एक फॉर लूप चलाते थे, इंडेक्स चलाते थे। पहले मैं इस अरे का फॉर्मेट बताता हूँ। जैसे ही मैंने लिखा इंट ए ऑफ 10, जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी तो शायद सिस्टम में इंटरनली एक ऐसा आर्किटेक्चर बन जाता है जिसमें 10 कंपोनेंट्स हैं जिनके इंडेक्स 0 से लेकर 9 तक होंगे। हमने उनकी एड्रेस बिट भी इमेजिन की थी, कुछ कुछ लाइक 2011 2013 2015। क्वेश्चन आता है ये सब क्या है, तो इधर जो लिखे हुए हैं ये सब है एड्रेस, और इस तरफ जो लिखा हुआ है वो सब है उसके इंडेक्स। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और एक पर्टिकुलर नंबर तक जाती है। दैट नंबर विल बी जस्ट लेस देन दी साइज, है ना। जैसे यहाँ पर हमारे अरे की साइज है 10 तो वैसे ही यहाँ पर 10 के अकॉर्डिंग 0 से लेकर 9 तक इंडेक्सिंग चलेगी, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये है सारी एड्रेस बिट्स। अगर हम बात करें इन एड्रेस की तो एड्रेस दो दो के डिफरेंस पे दिख रहे हैं। लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड की है तो आपको पता होगा कि जो एड्रेसिंग है वो इंटीजर के लिए एक एक छोड़ के चलती है, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स ऑफ सिस्टम्स मेमोरी। तो अगर पहला कंपोनेंट 2011 है तो डेफिनेटली अगला क्या होगा 2013। ये मैं आपको इंटीजर अरे में पहले भी बता चुका हूँ, एक शॉर्ट में रिकॉल करवाया, अभी इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं कि ये दो का डिफरेंस क्यों है, मैं कुछ और चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, आज तक हम क्या करते थे, इस वाली डायरेक्शन से देखो हम यहाँ से डेटा स्कैन करते थे इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग। पहला डेटा 0 पे आएगा, अगला डेटा 1 पे आएगा, अगला डेटा 2 पे आएगा, अगला डेटा 3 पे आएगा। आज हम थोड़ा सा उल्टा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं उल्टा, कि जो हमारा डेटा है वो पहला डेटा 2011 पे आएगा, अगला डेटा 2013 पे आएगा, अगला डेटा 2015 पे आएगा। काम वही होने वाला है, बस हम इंडेक्सिंग की बजाय एड्रेसिंग से करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं ये थोड़े से टाइम में समझाऊंगा मैं आपको। अभी उस चीज पे मत देखो कि क्यों करने वाले हैं, ये देखो हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक अरे है, ओके सॉरी, हमारे पास एक अरे है, ओके, जो कि 10 साइज का है। ओके, हमारे पास एक आई नाम का वेरिएबल है जो कि फॉर लूप चलाने के काम आएगा, और हमारे पास एक पॉइंटर पी भी रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करें। ओके, क्या हमने यहाँ पर लिख के रखा है प्रिंट एफ। अगर मैं इस प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स में परसेंटाइल डी के साथ में कॉमा लगा के अगर मैं ए ऑफ 0 प्रिंट करता हूँ तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी ए ऑफ 0 पे रखी हुई होगी। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करते टाइम यहाँ पर m% का साइन लगा दूँ तो इससे क्या होगा, इससे ए ऑफ 0 का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्या कि अगर हम यहाँ पर m% का साइन हटा दें और इसको भी हटा दें, मतलब मैं अगर अरे के नाम को प्रिंट कर दूं, ठीक है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा मैंने लिख के रखा है, तो जो अरे का नाम होता है ना वो अपने बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, अगर हम बात करें इस पेंट ब्रश पे बने हुए इस चीज की, है ना, तो बेस एड्रेस मतलब जहां से इस अरे का पहला एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। ओके, मतलब टेक्निकली कौन 2011। ओके, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर की, इस वाले सेक्शन की, है ना, 2011 वाले की, तो ये क्या है एड्रेस। आप देखो इसमें सबसे पहला इंडेक्स कौन सा है, 0। जो 0th इंडेक्स है उसके एड्रेस को बेस एड्रेस कहा जाएगा। ठीक है, तो अरे के नाम में बेस एड्रेस छुपा हुआ होता है। मतलब जो हमारा ए है, दैट इज जो अरे का नाम है, दैट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू m% ए ऑफ 0। ठीक है, तो हो सकता है आपको बुक में या इंटरनेट पे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा हो, p इज इक्वल्स टू m% ए ऑफ 0। इस लाइन के से क्या समझ में आ रहा है, जो ए ऑफ 0 का एड्रेस है वो किस में चला गया, p में। p क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, जनरली पॉइंटर वेरिएबल किसी और दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आपको ये वाला प्रोग्राम ध्यान होगा कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल था, इसका एड्रेस किसने स्टोर कर लिया था, इस वाले वेरिएबल में, और इसकी वैल्यू भी एक्सेस कर ली थी, है ना, थोड़ा बहुत याद होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलर टाइप की चीज है। क्या, हमने एक अरे बनाया है और अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस हम किस में डाल रहे हैं, पी में डाल रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपको इसकी जगह पर कभी बाय चांस ऐसा दिखने को मिल जाए p इज इक्वल्स टू a, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, सेम ही लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि अरे का नाम एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है, m% ए ऑफ 0 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने नीचे कमेंट्स में लिख के रखा है कि बोथ आर इक्वल। ठीक है ना, चलो इतना तो समझ में आ गया। तो अगर आप यहाँ पर a को प्रिंट करते हो या एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 को प्रिंट करते हो, बात सेम ही रहेगी। ठीक है, चलो खैर, अब ना अपन यहाँ पर एक प्रिंट एफ लगा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर हम एक प्रिंट एफ लगा देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, क्या, एंटर 10 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एंटर 10 एलिमेंट्स की, ओके, इस वाले मैसेज की, ठीक है, तो ये मैसेज जस्ट प्रिंट होगा।
ओके। मैसेज प्रिंट होने के बाद हम जनरली क्या लगाते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। क्यों फॉर लूप चलाते हैं, ताकि हमें मल्टीपल एलिमेंट स्कैन करने के लिए बार बार स्कैनर पे प्रिंटफ टाइप की लाइन ना लिखना पड़े। तो मैंने लिखा इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10 जो कि अरे की साइज है। क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है ना, देन i प्लस प्लस, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर आकर के इसके अंदर एक प्रिंटफ लिखा। मैक्सिमम लोगों को ये चीज याद होगी अगर आपने क्लासेस अटेंड की है अरे वाली, तो है ना। यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर वैल्यू, सॉरी वैल्यू एट परसेंटाइल d पोजीशन, ठीक है। कॉमा करके लिख दिया मैंने, ब्रैकेट्स में i प्लस 1, ठीक है। क्या होगा, ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसमें जो भी डेटा लिखा हुआ है, जैसे i की वैल्यू 0 तो बोलेगा एंटर वैल्यू एट फर्स्ट पोजीशन, फिर i की वैल्यू 1 तो बोलेगा एंटर वैल्यू एट सेकंड पोजीशन, है ना। ये लाइन अगर नहीं समझ में आ रही है तो टेंशन मत लो, इग्नोर मार दो इस लाइन को, वैसे मैं बता चुका हूँ, सबको समझ में आ रही होगी, है ना। शॉर्ट में समझा देता हूँ, जो हमारे लिए 0th इंडेक्स है वो यूजर के हिसाब से फर्स्ट वैल्यू होगा, जो हमारे लिए फर्स्ट इंडेक्स है वो यूजर के हिसाब से सेकंड वैल्यू होगा, है ना। देन इसके बाद स्कैन करते टाइम जो स्कैनर वाला काम है, उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा परसेंटाइल d, ओके। देन कॉमा करके हमने लिखा m% a ऑफ 0, ठीक है। समझो इसको। यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर लूप की, तो ये फॉर लूप 0 से लेकर 9 तक चलेगा। जब i की वैल्यू 0 होगी तो a ऑफ 0 के एड्रेस पे डेटा स्कैन हो जाएगा। फिर जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो a ऑफ 1 के एड्रेस पे डेटा स्कैन हो जाएगा, है ना। सॉरी, a ऑफ 1 के एड्रेस पे डेटा स्कैन हो जाएगा। फिर जब i की वैल्यू 2 होगी, ओके, यहाँ पर i की वैल्यू 2 होगी, ओके, इट शुड बी a ऑफ i, है ना। यहाँ पर जब i की वैल्यू 0 होगी तो a ऑफ 0 पे डेटा आएगा, i की वैल्यू 1 होगी तो a ऑफ 1 पे डेटा आएगा, i की वैल्यू 2 होगी तो a ऑफ 2 पे डेटा आएगा। अप टू जब तक i की वैल्यू 9 ना हो जाए तब तक ये डेटा स्कैन करता रहेगा। जैसे ही i की वैल्यू 10 होगी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, हम निकल जाएंगे लूप से बाहर, ठीक है। ये तो हुआ इसको नॉर्मल स्कैन करने का तरीका। अब बहुत ध्यान से देखो, इसको नॉर्मल स्कैन ना करते हुए हम पॉइंटर से स्कैन करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम बात करें इस लाइन की p इज इक्वल्स टू m% a ऑफ 0, तो मेरे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग p में क्या आ गया होगा, 2011, ठीक है। आई थिंक ये लाइन समझ में आ रही होगी। अगर ये लाइन सक्सेसफुली चली या फिर ये लाइन सक्सेसफुली चली, तो मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो पहला एड्रेस हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो दिख रहा है a ऑफ 0 वाला जो आपको डेटा दिख रहा है, इसका एड्रेस क्या है, 2011, वो किस में आ गया होगा, p में, है ना। तो p की वैल्यू मान लेते हैं 2011। एक बात बताओ, अगर i की वैल्यू 0 है और यहाँ हम a ऑफ 0 इमेजिन कर ले, ठीक है, तो क्या ये लिखा हुआ है a ऑफ 0 का एड्रेस, बताओ a ऑफ 0 का एड्रेस क्या है, 2011। टेक्निकली यहाँ क्या लिखा है, 2011 ही लिखा है ना। तो क्यों ना यहाँ p लिख दिया जाए, तो जो वैल्यू p के पास है वहां पे डेटा स्कैन हो जाएगा। आप p लिखो, a लिखो या m% a ऑफ 0 लिखो, बात तो वही पड़ रही है ना। तो अगर मैं सिर्फ p लिख दूं तो बताओ p के पास कौन सी वैल्यू है, 2011, तो टेक्निकली कहाँ डेटा स्कैन हो गया, 2011 पे डेटा स्कैन हो गया। क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा इंडेक्सिंग से काम चल रहा है तो फिर इससे क्यों करवा रहे हैं। मैंने क्या बोला, अभी क्यों वाला क्वेश्चन मत सोचो, पहले पढ़ लो इसको, है ना। पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा आपको किसका यूज कहाँ पर करना चाहिए, मतलब डायरेक्टली अरे कहाँ यूज करना ज्यादा समझदारी होती है और कहाँ पर हमें एक अलग तरीके से, जिस तरीके से मैं करके बता रहा हूँ इस तरीके से हमें स्कैनिंग या प्रिंटिंग करना चाहिए, ठीक है। एक चीज मैं अभी बोल रहा हूँ, जो मैं स्कैनिंग करना सिखा रहा हूँ ना, स्कैनिंग करना कभी भी पॉइंटर के थ्रू काम नहीं आता है। हम कर सकते हैं एक्चुअल में, क्या कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि अगर आपको करवाना ही है तो कैसे करवाओगे, तो तरीका होता है, कभी भी काम नहीं आता है। क्यों काम नहीं आता है वो अगले 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लस इस टॉपिक के बाद एक और टॉपिक आने वाला है, पॉइंटर टू कैरेक्टर अरे। प्लस उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना तो इन सारे टॉपिक्स की यूटिलिटी नजर आएगी, ठीक है। एक और चीज बोल देता हूँ, पॉइंटर के पहले तक आप सारे नए नए टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें आप नए नए प्रोग्राम्स बनाते थे। अब से हम नए प्रोग्राम्स नहीं बनाएंगे, हम पुराने प्रोग्राम्स को नए तरीके से बनाएंगे। जैसे इस प्रोग्राम में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये अरे बनाया हुआ है 10 साइज का, मेरा टारगेट है मुझे 10 एलिमेंट स्कैन करना है और 10 एलिमेंट प्रिंट करना है, बस। ये तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यही काम किसके थ्रू करना है, पॉइंटर के थ्रू करना है। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम यही काम एक फंक्शन के थ्रू करेंगे। फिर फंक्शन में भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक कॉल बाय वैल्यू होता है, रिटर्न बाय वैल्यू होता है, इस टाइप के बहुत सारे फेजेस आते हैं, है ना। फिर उसमें एक रिकर्शन वगैरह भी आता है। ये सारी चीजें हम वापस से पढ़ेंगे, ओके। लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको पहले ये टॉपिक पता होना जरूरी है, ठीक है ना, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। टास्क क्या है,
10 एलिमेंट स्कैन करना है और उनको प्रिंट करना है यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर से एक इंटीजर अरे को एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए टॉपिक का नाम है पॉइंटर टू इंटीजर अरे। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। p में क्या आ गया 2011, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है साइड में। जैसे ही p में 2011 आया, i की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू, इसने बोला एंटर वैल्यू एट फर्स्ट पोजीशन, और 2011 पे डेटा स्कैन हो गया, मतलब टेक्निकली डेटा यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, मान लो यूजर ने दिया 10, तो यहाँ पर 10 आ गया होगा। देन इसके जस्ट बाद हम वापस गए, ये तो फिर से डेटा 2011 पे ले आएगा, क्योंकि p की वैल्यू तो 2011 ही है ना, चेंज थोड़ी ना हो रही है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे p++ लिख दिया। बताओ p++ क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। काय में इंक्रीमेंट करेगा, ये पॉइंटर वैल्यू दैट इज एड्रेस में इंक्रीमेंट करेगा। थोड़ा सा पीछे चले, p++ करें या प्लस प्लस की p करें, तो ये एड्रेस वैल्यू ऑफ p विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2। बाय 2, 2 से क्यों इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि जो हमारा पॉइंटर है वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। अगर ये कैरेक्टर कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होता तो ये 1 से इंक्रीमेंट करता, फ्लोट वाला होता तो ये 4 से इंक्रीमेंट करता। ठीक है ना, थोड़ा बहुत याद आते आ रहा होगा। ठीक है, अब फिर से हमने लिखा एंटर वैल्यू एट फर्स्ट पोजीशन, देन 2011 पे डेटा स्कैन किया और लिख दिया p++। बताओ जैसे ही p++ किया तो ये बढ़ के कितना हो गया होगा 2013। हम यहाँ से ऊपर गए, i की वैल्यू बढ़ के हो गई होगी 1। ये बोलेगा एंटर वैल्यू एट सेकंड पोजीशन, क्योंकि 1+1 2 प्रिंट करेगा। जैसे ही इसने बोला एंटर वैल्यू एट सेकंड पोजीशन और p में डेटा स्कैन करेगा। बताओ जरा p की वैल्यू क्या है 2013, तो अगला डेटा कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम वापस से आगे बढ़ेंगे तो p++ होगा, p++ 2013 से बढ़ के कितना हो जाएगा 15। देन हम ऊपर गए, i की वैल्यू 2, एंटर वैल्यू एट थर्ड पोजीशन, देन स्कैन होगा p पे। बताओ p की वैल्यू कितनी है 2015, मतलब डेटा कहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है। समझ में आते आ रहा होगा, देखो पोजीशन चेंज होती आ रही है ना। समझ में आ गया क्या इतना, डेफिनेटली है ना, बहुत इजी था। ठीक है, बट एक छोटी सी समस्या यहाँ पर आएगी। कुछ कंपाइलर पे तो ये कोड चल जाएगा, बट मैक्सिमम पे ये कोड नहीं चलेगा। क्वेश्चन आता है क्यों नहीं चलेगा भाई, क्या गलती है इसमें। गलती ये है कि जब हम स्कैनएफ लिखते हैं तो स्कैनएफ बोलता है कि यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगाओ, है ना। स्कैनर जितनी बार भी आपको पढ़ाया बताया ना एम्परसेंड का साइन लगाओ, तो ये जो एम्परसेंड का साइन है ये थोड़ा सा परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा, ध्यान से देखो, ये तो p के एड्रेस की बात हो रही है, p की बात नहीं हो रही, p इटसेल्फ इज एन एड्रेस, है ना। सबसे पहले p की वैल्यू क्या थी 2011, जो कि एक एड्रेस है। अगर मैं एम्परसेंड ऑफ p लिख दूं तो p का एड्रेस हो गया ना। थोड़ा सा याद आ रहा होगा, है ना। एक इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, लास्ट क्लास में मैंने बना के रखी थी वो वाली इमेज। ओके, कि जो p है उसका खुद का भी तो कुछ एड्रेस होगा। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, जैसे ए नाम का एक वेरिएबल है, उसका कुछ एड्रेस है। पी ने 2011 पकड़ के रखा, लेकिन पी का भी तो खुद का भी तो कुछ एड्रेस है। अगर मैं एम्परसेंट ऑफ पी की बात करूं तो वो क्या है 1011 है ना। तो हमें ये थोड़ी ना चाहिए। ओके, तो गड़बड़ क्या हो रही है यहाँ पर, इस जगह पर अगर मैं एम्परसेंट ऑफ पी लिख दूं तो कहीं और ही पहुंच जाएगा डेटा, है ना। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए पता है कितना वियर्ड सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, कुछ ऐसा। पहली और आखिरी बात, स्कैनिंग के लिए पॉइंटर्स का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं मैं वो समझा रहा हूँ, है ना। तो ये लाइन नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लेना, ठीक है, बट ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, पर समझते आओ हम लोग। सबसे पहले p की वैल्यू क्या 2011, देखना कितना वियर्ड सिंटेक्स है ना। यहाँ पर 2011 लिखा हुआ है, 2011 के आगे पॉइंटर लग गया, p मतलब 2011, पॉइंटर p मतलब 2011 पे रखी हुई वैल्यू। ओके, जो p है वो 2011 है, पॉइंटर p मतलब 2011 पे रखी हुई वैल्यू। मतलब यहाँ कोई वैल्यू रखी है, इमेजिन कर लो कुछ भी रखा है, XYZ कुछ भी रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। इस वैल्यू का एड्रेस तो समझ में आ रहा है, 2011 पे रखी हुई वैल्यू का एड्रेस घुमा फिरा के तुम 2011 ही गेट कर रहे हो। पर कितना वियर्ड सिंटेक्स है, इस कारण से स्कैनिंग में कभी भी इसका यूज नहीं करते हैं। सिंपली हम एम्परसेंड ए ऑफ आई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। पर मुझे पॉइंटर से स्कैनिंग सिखाना है, कभी बाय चांस आपसे किसी इंटरव्यू में या किसी वाइवा में पूछ लिया जाए तो आपको आंसर करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज इस लाइन को आप शायद आखिरी बार ही लिखोगे यहाँ पर समझने के लिए, है ना। जनरली ये काम नहीं आती। कभी भी स्कैनिंग करने में पॉइंटर हमारे काम नहीं आते, बाकी सारे काम करने में काम आते हैं, लेकिन प्रिंटिंग में भी काम आते हैं, स्कैनिंग में काम नहीं आते। क्यों नहीं आते, सामने लिखा हुआ है ना। स्टिल आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। फिर से शॉर्ट में समझे, आई की वैल्यू 0, एंटर वैल्यू एट फर्स्ट पोजीशन, पी की वैल्यू 2011 हमने इमेजिन की थी, 2011 पे रखी हुई वैल्यू का एड्रेस मतलब 2011 वापस से वही आ गया, उसी पे डेटा स्कैन करना है। इमेजिन करो यहाँ यूजर ने पुट किया 10, ठीक है। देन इसके बाद p++, तो ये बढ़ के कितना हो गया होगा 2013। आप इमेजिन कर लो, जैसे 2011 पे डेटा स्कैन हुआ 2013 हो गया।
हम ऊपर गए, आई की वैल्यू 1, इसने बोला एंटर वैल्यू एट सेकंड पोजीशन। अब अगला जो डेटा आएगा वो 2013 पे रखी हुई वैल्यू का एड्रेस, मतलब 2013 वापस से, है ना। तो 2013 पे डेटा आने वाला है, मतलब डेटा यहाँ पर आ जाएगा। मान लो डेटा आ गया 20, फिर से ऊपर गए, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू मान लो 2 हो गई, है ना, तो बोलेगा एंटर वैल्यू एट थर्ड पोजीशन। देन एक छोटी सी चीज स्किप कर दी हमने जल्दबाजी में, पी प्लस प्लस नहीं किया, है ना। पी प्लस प्लस करते तो ये कितना हो जाता 2015। देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती और आई की वैल्यू बढ़ के बोल देता एंटर वैल्यू एट थर्ड पोजीशन। देन 2015 पे डेटा स्कैन होता, जैसे ही 2015 पे डेटा स्कैन होता, पी प्लस प्लस होकर क्या हो जाता 2017। आप इमेजिन कर लो डायरेक्टली, 2011 पे स्कैन हुआ तो 2013 हो गया, 13 वाले पे स्कैन हुआ तो 15 हो गया, 15 वाले पे स्कैन हुआ तो 17 हो गया। समझ रहे हो ना, जब यहाँ डेटा स्कैन हुआ तो पी यहाँ चला गया, यहाँ डेटा स्कैन हुआ तो पी यहाँ चला गया, यहाँ डेटा स्कैन हुआ तो पी यहाँ चला गया। इमेजिन करते जाओ 2011, 13, 15, 17 ऐसे करते करते हमने ये पूरा डेटा स्कैन करवा लिया। अच्छा, जब 2029 इसकी वैल्यू रही होगी, लिख दिया जाए 2029 जब इसकी वैल्यू रही होगी और आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, है ना। अभी 8 थी, जैसे ही 9 हुई, 9 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, ये बोलेगा एंटर वैल्यू एट 10th पोजीशन। 2029 पे डेटा स्कैन करवाएगा और p प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2031। ठीक है, मतलब लास्ट डेटा जब यहाँ पर स्कैन करा तो वो कितना हो गया 2031। आई की वैल्यू 9 थी, बढ़ के कितनी हो गई 10। क्या 10 छोटा होता है 10 से? बिल्कुल नहीं, तो हम लूप से बाहर आ गए। समझ में आया? ये तो हुआ स्कैनिंग का तरीका, हम कर सकते हैं लेकिन ऐसे करते नहीं है, ठीक है। देन हम एक काम करते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को सेपरेट लाइन पे प्रिंट करने का, कोड लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, वापस से एक फॉर लूप चलाया, इवन एक मैसेज और डाल देते हैं ना, प्रिंट एंड ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर आकर के लिख देते हैं यू हैव एंटर्ड, देन स्लैश इन भी लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। देन इसके बाद हमने एक फॉर लूप चला दिया जो कि 0 से लेकर लेस देन 10 तक चल रहा है। हमने इस मैसेज को हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है, ओके। और इस स्कैनफ की जगह पे हम क्या लगा देते हैं, प्रिंट है, ओके। तो हमने लिखा प्रिंट है परसेंटाइल टी स्लैश एन, ताकि पूरा डेटा सेपरेट लाइन पर चला जाए, और हमने किसको प्रिंट कर दिया, पॉइंटर पी को। पर अभी कोड पूरा नहीं हुआ है, अगर मैं ऐसा प्रिंट करूंगा तो बताओ पॉइंटर पी में क्या रखा हुआ है 2031, तो ये 2031 पे रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करने चला जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई ना। हम क्या करेंगे, जब हमारा ये वाला लूप कंप्लीट हुआ, 2011 पे स्कैनिंग करी, 13 पे, फिर 15 पे, फिर 17 पे, फिर 19 पे, फिर 21 पे, ऐसे करते करते 29 पे स्कैनिंग करी। जैसे ही ये पूरा काम खत्म हुआ तो हमने यहाँ पर आने के बाद, इस जगह पर आने के बाद हमने फिर से लिख दिया p इज इक्वल्स टू m% a ऑफ 0। इस लाइन से क्या हुआ होगा, p वापस कहाँ पहुंच गया होगा, 2011 पे, क्योंकि इस लाइन का मतलब क्या है, p में वापस से 2011 आ जाए। अब हमने एक मैसेज प्रिंट किया जो कि बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, जो समझाने के लिए प्रिंट किया, ये आउटपुट मैसेज आएगा यू हैव एंटर्ड। देन हमने एक फॉर लूप चलाया जिसमें आई की वैल्यू 0 से लेकर लेस देन 10 तक जा रही है। हमने प्रिंट किया है परसेंटाइल डी के साथ पॉइंटर पी को। अच्छा एक बात बताओ, पी की वैल्यू क्या है, 2011, तो पॉइंटर पी की वैल्यू क्या होगी, 2011 पे रखी हुई वैल्यू। अपन हमेशा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये अरे था, इसमें हमने 10 वैल्यू स्कैन की, कौन सी, ये वाली, ठीक है ना। तो 0 पे 10 डाल दिया, 1 पे 20 डाल दिया, ऐसे करते करते हमने 10 एलिमेंट स्कैन करवा दिए, ठीक है। जैसे ये 10 एलिमेंट स्कैन हुए, हमने p को वापस कहाँ भेज दिया, 2011 पे, है ना। अब हमने इस लूप को बोला 2011 पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट करो, तो बताओ 2011 पे कौन सी वैल्यू रखी है, 10। ये सारे इंडेक्स हैं, ये सारे एड्रेस हैं, ये सारी वैल्यूज हमने इमेजिन की, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। देन 2011 पे रखी हुई जैसे ही वैल्यू प्रिंट हुई, ये 2013 हो गया। जैसे ये 2013 हुआ, हमारा लूप ऊपर गया, आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा 1। देन ये अगली वैल्यू को प्रिंट करेगा 2013 पे रखी हुई वैल्यू, समझ में आ रहा है। 2013 पे रखी हुई वैल्यू के बाद p प्लस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2015। चल इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई तो कितना हो गया 2015, लूप में है, ऊपर जाएगा, 2015 पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट करेगा 17 हो जाएगा, ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, 2017 पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट करेगा 2019 हो जाएगा, 2019 पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट करेगा 2021 हो जाएगा। ऐसे करते करते 10 बार चलेगा, और 10 बार चलने के बाद ये सारी वैल्यू प्रिंट कर चुका होगा। जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, और जब हम लूप से बाहर निकल जाएंगे तो हमें 10 वैल्यू प्रिंट होती हुई दिख जाएगी। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, एक्चुअली मैं एक दो दिन से उसी में स्ट्रगल कर रहा था। मैं कोई सा भी सी प्लस प्लस का कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, और जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग स्क्रीन ब्लैक हो जा रही है, मतलब वो ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं प्रोग्राम चला के नहीं दिखा पा रहा हूँ, है ना। तो एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि इसको घर पे चला के जरूर देख लेना, ये सारे प्रोग्राम्स, ठीक है। ईजी कंटेंट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है।
इस प्रोग्राम में हमने सीखा क्या? इस पूरे प्रोग्राम में ध्यान से देखो, जब हम स्कैनिंग कर रहे हैं या जब हम प्रिंटिंग कर रहे हैं तो हम आई की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है? जब भी हम स्कैनिंग और प्रिंटिंग करते थे तो हम अरे को 0th इंडेक्स से स्टार्ट करते थे और लेस देन किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक लेके जाते थे। अगर इस प्रोग्राम को देखा जाए तो इमेजिन करो, इसको अगर मैं 10 से स्टार्ट करूं और लेस देन 20 तक लेके जाऊं तो भी ये लूप 10 बार ही चल रहा है। 10, 11, 12 ऐसे करते हुए 19 तक चलेगा, मतलब 10 बार चल रहा है। लेकिन इसका आउटपुट अनचेंज्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि हम पी के हिसाब से चल रहे हैं, हम एड्रेस के हिसाब से चल रहे हैं, हम वैल्यू के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। ठीक है, सो आपका जो प्रोग्राम है वो इस आई की वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा टास्क क्या है? ये जो लूप है ये 10 बार चलना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा पी सही इंडेक्स को या सही इंडेक्स के एड्रेस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो पी ए ऑफ 0 के एड्रेस को फॉलो कर रहा है, अगले 10 एलिमेंट प्रिंट कर देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता लूप कहाँ से कहाँ तक चला है। जबकि आज तक हम जितनी बार भी प्रोग्राम चलाते थे अरे का, हमारा टास्क क्या रहता था? हम जनरली अरे को 0 वैल्यू से स्टार्ट करते थे और लेस देन अरे की साइज तक लेके जाते थे। ठीक है ना? ऐसे ही कुछ कुछ हमेशा से करते आए थे। ठीक है, तो आपके याद रखने के लिए आसानी रहे समझने में, इसलिए मैंने इसको वैसे ही चला दिया नॉर्मली। बट अगेन कॉमन सेंस यार, मैंने आपको बोला मकान नंबर 10 से लेकर 20 तक जाओ या 10 से लेकर 19 तक जाओ, ऐसा बोल दो, या फिर 110 से लेकर 119 तक जाओ। ठीक है, तो घर तो 10 ही ट्रेवल हो रहे हैं ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कौन से वाले इंडेक्स के हिसाब से चल रहे हो, 0 से 10 तक चल रहे हो या 10 से 20 चल रहे हो या 20 से 30 चल रहे हो, आपके कदम 10 चल रहे हैं और अगर आपने एड्रेस बिट सही पकड़ के रखी है तो आपका आउटपुट हमेशा सही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये कहाँ काम आएगा जो हमने पढ़ा। ओके, बहुत सिंपल सा फंडा। देखो अभी तो इसमें 10 ही एलिमेंट है। फ्यूचर में हमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है? एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डेटा भेजना पड़ता है। अब इमेजिन करो मेरे पास 10 वेरिएबल है, तो मैं ये 10 वेरिएबल आपको भेजूंगा। अब यहाँ पर एक टर्म आती है स्कोप, है ना? स्कोप के कारण क्या होता है? वेरिएबल खुद नहीं जा पाता है, अपना डेटा भेजता है। इट इज जस्ट लाइक दैट, मेरे पास 3 वेरिएबल है, इमेजिन करो ए, बी और सी। ठीक है, इनमें वैल्यू है 10, 20 और 30। ये तीनों वेरिएबल मैंने आपको दिए, तो वेरिएबल आप तक नहीं आएंगे, वेरिएबल की वैल्यू आप तक आएगी। अब इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको नए वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। इमेजिन करो आपने 3 वेरिएबल बनाए, एक्स, वाई और जेड। एक्स में ए की कॉपी बना ली, वाई में बी की कॉपी बना ली, जेड में सी की कॉपी बना ली। ठीक है, तो आपके पास एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? एबीसी नहीं आएंगे, एबीसी की वैल्यू आएगी। इसमें नुकसान क्या हुआ? 3 कॉपीज बनी। ठीक है, काम तो 3 वेरिएबल से भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ तो जबरदस्ती की 6 वेरिएबल हो गए, 3 की जगह 3 कॉपी एक्स्ट्रा हो गई। अब अगर आप किसी को फॉरवर्ड करते हो तो फिर वो भी कॉपी बनाएगा, फिर चौथे के पास गई तो वो भी कॉपी बनाएगा, है ना? ऐसे कॉपी बनाने में क्या होता है? मेमोरी बहुत सारी वेस्ट होती है। अब इमेजिन करो यहाँ पर जो अरे है वो 1000 साइज का है, तो जब मैं आपको ये अरे दूंगा तो आप 1000 कॉपी बनाओगे, फिर किसी और के पास 1000 कॉपी जाएगी। फिर ऐसा करने की बजाय मैं क्या करूंगा? इस 1000 साइज के अरे को ना देते हुए इस अरे का पहला एड्रेस आपको दे दूंगा। अब मैं अगर आपको एड्रेस दे रहा हूं तो एड्रेस किसमें स्टोर होता है? पॉइंटर में। आप क्या करोगे? उस एड्रेस को कॉपी कर लोगे। इमेजिन करो आपने ये 2011 को कॉपी कर लिया। अब अगर आपके पास किसी अरे का पहला एड्रेस है तो क्या बाकी एड्रेस को आप एक्सेस कर सकते हो? हाँ, कंटीजियस ऑर्डर में ही तो होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम यही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर अरे का पहला एड्रेस आ जाए तो बाकी सबको तो हम एक्सेस कर सकते हैं फॉर स्कैनिंग एंड फॉर प्रिंटिंग। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। ठीक है, आपको अगर ये टर्म बुरी लग रही है बिल्कुल मत लिखो, रिकमेंडेड भी नहीं है लिखने का। मैंने खुद ने मना किया कि स्कैनिंग में काम ही आता नहीं आता ये, है ना? तो भले नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये चीज प्रिंटिंग के और दूसरे टास्क में बहुत ज्यादा काम आ सकती है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं काम करता हूँ, इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बना लेता हूँ, इसको सेव कर देते हैं पॉइंटर टू इंटीजर अरे 2 के नाम से। ठीक है, पिछले वाले का नाम मैं 1 कर दूंगा, बेटर रहेगा, है ना? वेट अ सेकेंड, चेंज कर ही दे, क्योंकि एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में ये प्रोग्राम्स आपसे शेयर करना भूल गया था। मैं अभी ये सारे प्रोग्राम्स शेयर भी कर दूंगा, है ना? तो आप अपने हिसाब से चला लेना। ठीक है, देन इसके बाद वापस से याद नहीं, ये हमारा वही प्रोग्राम है। चलो, इस प्रोग्राम में हम टास्क क्या लेके चल रहे हैं? हमें 10 एलिमेंट स्कैन करवाने हैं, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, 10 वैल्यू स्कैन कराना है। आपको बुरा लग रहा है, एम्परसेंट ए ऑफ 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इन सारे एलिमेंट्स को स्कैन और जितने भी दूसरे टास्क है वो सब पॉइंटर से करवाना है। एक कंडीशन है हमारे ऊपर, है ना? किसी ने टास्क दे दिया ऐसा। ठीक है,
तो हमने यहाँ अच्छा टास्क इसमें एक और क्या है, 10 एलिमेंट स्कैन करवाना है और इन सारे एलिमेंट्स का समेशन प्रिंट करना है। याद करो समेशन को कैसे करते थे, सम नाम का वेरिएबल लेते थे जिसको 0 से इनिशियलाइज करते थे, ठीक है। अब हमने ये तो लिख लिया स्कैनिंग के लिए कोड, ये हो गया हमारा वापस से रीसेट वाला कोड। अब हमें सारे एलिमेंट्स प्रिंट करना है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन लिखी, कौन सी, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। ये लाइन सबको डेफिनेटली याद होगी, लेकिन ये तो अरे को डायरेक्टली एक्सेस करने वाली बात हो गई। हमें अरे को डायरेक्टली एक्सेस करना है या पॉइंटर के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंटर p, ठीक है। अगर p में एड्रेस a ऑफ 0 है, मतलब p में अगर 2011 है, तो ये 2011 पे रखी हुई वैल्यू को सम कर देगा। फिर अगली बार जब चलेगा तो p प्लस प्लस करके जाएगा, फिर 2013 वाली वैल्यू को इसके अंदर सम कर देगा, फिर 2015 हो जाएगा, फिर 2015 पे रखी हुई वैल्यू को सम कर देगा। मतलब जहां जहां पर आप a ऑफ i लिखते थे वहां अब हमें पॉइंटर p का यूज करना है, ठीक है। तो ये पूरा लूप क्या कर रहा है, 10 बार चल रहा है। अच्छा अभी भी इस लूप को मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक चला रहा हूँ जो कि 0 से 10 नहीं है, कुछ और है, लेकिन लूप 10 बार ही चल रहा है, तो भी प्रोग्राम तो सही चलेगा ना, क्योंकि आपका जो एड्रेस है वो 10 बार ही चल रहा है। और 10 एड्रेस शायद ये रहे 10 एड्रेस, अगर आपको ये वाला एड्रेस मिला है तो बचे हुए 10 एड्रेस यही होंगे। समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो आपका ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। जैसे ही आपका ये लूप खत्म होगा, हम बाहर निकल के यहाँ पर प्रिंटर के अंदर प्रिंट कर देंगे परसेंटाइल डी के साथ में कॉमा लगा के, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर लिख देते हैं, सम इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी कॉमा सम, ठीक है। इससे क्या होगा, समेशन प्रिंट हो जाएगा, ठीक। एक और काम करते हैं, इसी प्रोग्राम का मिलता जुलता वर्जन, इवन इसका नहीं, इसका मिलता जुलता वर्जन, ओके मैंने नाम चेंज किया इसलिए वो फाइल मिल नहीं रही है इसको, ओके यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले प्रोग्राम का मिलता जुलता वर्जन मैं आपको एक और बार बना के दिखा रहा हूँ, ओके। देखो टास्क क्या है, हमें 10 एलिमेंट स्कैन करना है और उन 10 एलिमेंट को जब हम वापस से प्रिंट करेंगे तो उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। मतलब अगर स्कैनिंग इस ऑर्डर में हुई है तो प्रिंटिंग इधर से होगी, दैट विल बी 100 90 80 70 60 50 40 30 20 एंड 10 इस ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। चलो क्या पहले तो सेव कर लेते हैं इसको पॉइंटर 3.c के नाम से, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कोड, हमने इसमें स्कैनिंग की, ये रहा, ठीक है। अच्छा इस लाइन को अगर मैं लिख दूं 9, तो बताओ p में इस बार किसका एड्रेस आया है, a ऑफ 9 का। यहाँ पर देख के बता दो a ऑफ 9 का एड्रेस क्या है, 2029। लिख दे अपने एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2029 आ गया होगा। देन यहाँ पर ये 2029 पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट करेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर लूप को भी तो उल्टा चलाओ, क्यों चलाऊं उल्टा, मेरा लूप तो सीधा ही चलेगा, ठीक है। ये 2029 पे रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करेगा। देन हमने लिखा p माइनस माइनस, अगर इंक्रीमेंट 2 का हो रहा था तो डिक्रीमेंट भी कितने का होगा, 2 का। तो ये 2029 घट के कितना हो जाएगा, 2027। हम ऊपर गए i की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, नीचे आए ये 2027 पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट करेगा। देख के बताओ 2027 पे क्या रखा है, 90, है ना। जैसे ही 90 प्रिंट हुआ p माइनस माइनस ये घट के कितना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। समझ में आते आ रहा होगा। फिर 2025 वाली वैल्यू प्रिंट होगी तो 2023 हो जाएगा, 2023 वाली वैल्यू प्रिंट होगी तो 2021 हो जाएगा। जब ये लूप 10 बार चल जाएगा तब तक हमारा ये 10 एलिमेंट प्रिंट हो चुके होंगे और हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। समझ में तो आ गया होगा। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक हमने जब भी लूप के थ्रू कुछ प्रिंट किया तो लूप को सीधा या उल्टा चलाना पड़ता था, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। एक और चीज, अपन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। अच्छा अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, पी में सबसे पहले क्या डाला था, 2011, या लिख दिया जाए, है ना। सबसे पहले 2011, फिर पहली वैल्यू स्कैन हुई तो 2013 हो गया था, फिर दूसरी वैल्यू स्कैन हुई तो 2015 हो गया था, फिर एक और वैल्यू स्कैन हुई तो 2017 हो गया था। जब 2029 पे डेटा स्कैन हुआ तो 2031 हो गया था, याद है ना। मतलब 2031 पे हम बाहर निकले थे। जब 2031 में हम बाहर निकले, बहुत ध्यान से सुनना, कौन सी वैल्यू पे बाहर निकले या कौन से एड्रेस पे बाहर निकले, 2031 पे, ठीक है, 2031 पे। हमने एक छोटा सा चेंज किया इसको, यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दिया। बहुत ध्यान से देखना, मैंने p को रीसेट नहीं किया है। p में कौन सी वैल्यू है, 2031। जैसे ही ये लूप खत्म हुआ हम बाहर आए और हमने लिख दिया यू हैव एंटर्ड i की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू। सबसे पहले क्या, p माइनस माइनस, बताओ p की वैल्यू घट के क्या हो गई, 2029। और ये प्रिंट एफ 2029 पे रखी हुई वैल्यू को प्रिंट कर देगा। बताओ जरा 2029 पे क्या रखा है, 100। फिर से ऊपर गए, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, p माइनस माइनस होगा, मतलब क्या प्रिंट होगा, 2027 पे रखी हुई वैल्यू। फिर से ऊपर जाएगा, p माइनस माइनस होगा, दैट इज 2025 पे रखी हुई वैल्यू। फिर से ऊपर जाएगा 2023 पे रखी हुई वैल्यू। फिर
से ऊपर जाएगा 2021 पे रखी वैल्यू, तो समझ में आ गया होगा, है ना। क्या अगर हम सीधा स्कैन करते करते, देखो ऐसा है आपको 10 घर विजिट करने और उन घर के एड्रेस जो है ना वो है 2011 2013 ऐसे करते करते 2029, है ना। अब आप करते करते 2029 वाले को स्कैन कर लिया और गलती से अगले घर पे भी चले गए 2031 पे, उसको विजिट नहीं करना था, तो मैंने वहीं से आवाज लगा दी बस अब आगे विजिट मत करो, रुक जाओ। अब मैंने बोला उसी ऑर्डर में वापस आ जाओ, तो आप 2031 से रीड करना चालू नहीं करोगे, पहले 2 कदम पीछे हटोगे, 2031 से कहाँ जाओगे 2029 पे, फिर वहाँ का डेटा मुझे दोगे, फिर अगली बार जब चलोगे तो 2027 पे, ऐसे करते करते 10 बार पीछे आओगे तो वापस कहाँ आ जाओगे 2011 पे। लास्ट वाली 2011 वाले की प्रिंट हो जाएगी, फिर जैसे ही इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगी, हम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। अगेन देखो जो पॉइंटर वाला टॉपिक है वो बोर्ड पे पढ़ाने में जो फील आता है रहता है वो डेफिनेटली यार ऑनलाइन क्लास में मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, फीडबैक मिला नहीं वैसे तुम्हारी तरफ से, थोड़ा सा फीडबैक दे देना मुझे ग्रुप पे, समझ में आ भी रहा है या नहीं है, जो भी अगर कुछ डाउट भी लग रहे हैं तो वो भी पूछ सकते हो बिना सोचे बिना शर्माए कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान सा कंटेंट है, ठीक है। यहाँ तक के सेक्शन में आई डोंट थिंक कोई दिक्कत या कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। चलो इस सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं। इसके बाद टॉपिक और है पॉइंटर टू कैरेक्टर अरे, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या करना है वो सुन लो। हमने अरे के ढेर सारे प्रोग्राम बनाए थे। सबसे पहला प्रोग्राम था एक अरे में 10 एलिमेंट स्कैन करना और प्रिंट करना, वो मैंने बना दिया। फिर हमने बनाया था अरे को उल्टा प्रिंट करना, मैंने वो भी बना दिया। फिर था समेशन ऑफ 10 एलिमेंट्स, मैंने वो भी बना दिया। हाँ आप ये कर सकते हो, जो समेशन वाला प्रोग्राम था ना उसमें माइनर से चेंजेस कर सकते हो। अपन ने ये लाइन अलग से लिखी थी ना, सॉरी ये लाइन अलग से लिखी ना अपन ने, अगर मैं इसको इस वाले फॉर लूप की बजाय यहीं पर लिख दूँ उसके बाद लिख दूँ तो चलेगा या नहीं? बिल्कुल, दो फॉर लूप अलग अलग चलाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक ही फॉर लूप में दोनों का काम कर सकते हो। ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपकी इच्छा जैसे करना होगा कोडिंग। ओके, मैंने एक लाइन पहले ही बोली, हम पुराने प्रोग्राम को नए तरीके से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके सारे पुराने प्रोग्राम आपको रिकॉल करना है यूजिंग पॉइंटर। ओके, देन इसके बाद आपने सर्चिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो उसमें अपन लिखते थे इफ ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू एन, बस ए ऑफ आई की जगह पॉइंटर पी लिख देना है और क्या, ठीक है। वही फ्लैग बिट यूज़ करना है, सारी चीज़ें वही यूज़ करना है। तो एक सर्चिंग का प्रोग्राम बनाया था वो भी आपको बनाना है। मिनिमम वैल्यूड एलिमेंट वाला प्रोग्राम याद होगा कि 10 एलिमेंट स्कैन कराओ और पता करो सबसे छोटी वैल्यू वाला एलिमेंट कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू वाला एलिमेंट कौन सा है। ये सारे प्रोग्राम्स आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना, बहुत आसान चीज़ें हैं, बना लेना। अगर कोई डाउट लगते हैं तो आप ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। चलो देन आज का सेशन अपन ओवर करते हैं, इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।